हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपने सीएमए इंटरमीडिएट की जर्नी। तो सबसे पहले तो अपन ये जान लेंगे कि भाई अपने को ये जो पढ़ना है सीएमए इंटरमीडिएट, ये क्या पैटर्न पर होगा, कैसा होगा। क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस होने वाला है वो ऑब्वियसली आपके अटेम्प्ट से जो है सिलेबस हो रहा है चेंज। तो जो सिलेबस आने वाला है वो होगा आपके लिए 2022। तो जो अपन को एज पर न्यू सिलेबस चीजें पढ़नी है उसके लिए अपन देखने वाले हैं कि उनमें क्या क्या चेंजेस आए। एज सच कोई मेजर चेंजेस नहीं आए। 2016 का सिलेबस और 2022 का सिलेबस जो है उसमें छोटे मोटे चेंजेस है, मेजर चेंजेस नहीं। लेकिन जो सबसे एक बड़ा मेजर चेंज हुआ है वो अपने ही सब्जेक्ट में हुआ है। वो क्या चेंज है देखो, उसके बारे में भी जानते हैं। पहले तो आप लोगों के नाम जान लूं मैं। कुछ के तो मुझे पता है, आपका तो रुचि है, पलक है, हर्षवर्धन, कमल। आपका क्या है? कपिल। कपिल। आप अंकित नाम है। जयपुर से ही हो आप? दौसा से हो आप अलवर से हो, ठीक है। अभी सिलेबस 2022 जो है वो अपना इंट्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। सिलेबस 2022 का एज सच डिटेल कंटेंट नहीं आया है। डिटेल कंटेंट नहीं आया है। जब तक डिटेल कंटेंट नहीं आ जाता तब तक अपन कैसे पढ़ेंगे, पहले तो मैं बता दूं। तब तक अपन पढ़ेंगे स्लो। स्लो पढ़ना क्यों है कि भाई जब तक डिटेल कंटेंट नहीं आ जाता अपन जा नहीं सकते। पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं, जैसे 2008 से 12 आया था, 12 से 16 आया था, अब 16 से 22 आ रहा है। वैसे 20 में आने वाला था बट ड्यू टू कोविड ये सिलेबस जो है 2 इयर्स लेट आया। अभी इस सिलेबस के अंदर होता क्या है, 2022 सिलेबस में एक सबसे बड़ा मेजर चेंज जो है, सबसे बड़ी हाईलाइट, वो है कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को एक कर दिया गया है। जो अभी तक दो सब्जेक्ट हुआ करते थे, डायरेक्ट टैक्स ग्रुप 1 में था, इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप 2 में था, लेकिन अब वो दोनों मिला करके एक हो गए हैं। सबसे बड़ा मेजर चेंज ये है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अपन सिलेबस 2022 पढ़ेंगे, तो अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं, तो अब इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें अपन डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ेंगे। और अब ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट बन गया आपका एक तरीके। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स ही अपने आप में इतना हल्का नहीं है और ऊपर से उसमें इनडायरेक्ट टैक्स और आ गया है। लेकिन होपफुली होगा क्या कि इसका कंटेंट कम किया जाएगा, आई थिंक, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 50-50 या फिर 60-40 रहने वाला है इनका मार्किंग क्राइटेरिया, जो कि अभी डिटेल में आया नहीं है। तो मतलब डायरेक्ट टैक्स 60 का और इनडायरेक्ट टैक्स 40 का, या तो ये होगा या फिर 50-50 होगा दोनों का। तो ये आपके लिए एक मेजर चेंज है। सेकंड मेजर चेंज है कि आपके लिए अगर आप देखोगे तो कॉस्टिंग जो है, अभी ग्रुप 1 में जो है कॉस्टिंग है, ग्रुप 2 में कॉस्ट एफएम है। कॉस्ट एफएम मतलब 50 नंबर की कॉस्टिंग है, 50 नंबर की एफएम है ग्रुप 2 के अंदर। अभी मेजर चेंज यहां पर है सेकंड। जो कॉस्टिंग और एफएम अभी एक होते थे उनको अलग कर दिया। मतलब क्या हुआ कि इधर तो दोनों को एक कर दिया, इधर एक रिश्ता मिला दिया और एक इधर रिश्ता तोड़ दिया। अब कॉस्ट और एफएम अलग अलग हो गए, 100 नंबर के हो गए स्पेशली दोनों सब्जेक्ट, अभी जो एज पर न्यू सिलेबस। हालांकि कॉस्टिंग जो है उसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वैसे कॉस्टिंग ही होती है। अभी उसका डिटेल सिलेबस नहीं आया है, बट डिटेल सिलेबस आएगा तो भी क्या होता है, चैप्टर इधर का उधर होता है और उधर का इधर होता है। मतलब ग्रुप 1 का 2 में डाल देते हैं, 2 का 1 में डाल देते हैं, या शॉर्ट कर देते हैं, या फिर एक दो चैप्टर एक्स्ट्रा डाल देते हैं। लेकिन इस बार हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगर सीएमए इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जाम इंटर फाइनल के लिए कंटिन्यू रखता है तो ये भी पॉसिबल है कि आपके वहां पर जो क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है और क्वेश्चन पैटर्न है वो चेंज किया जाए। और चेंज कैसे किया जाएगा, इसको मोर ज्यादा फोकस किया जाएगा एमसीक्यू बेस्ड पर या नॉलेज बेस्ड पर। आज आप देखोगे तो आज के अपने जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, चाहे आप अकाउंटिंग ले लो, कॉस्टिंग ले लो, इनमें फॉर्मेट्स पर भी बहुत ज्यादा फोकस होता है। आपने अकाउंट्स में देखा होगा, फॉर्मेट बनाओ सही से, देन सॉल्व करो, ये चीजें होती है। बट जब ऑनलाइन एग्जाम आता है तो फॉर्मेट का सिग्निफिकेंस धीरे धीरे खत्म होने लगता है और नॉलेज का सिग्निफिकेंस ज्यादा होने लगता है। तो इसीलिए जो भी आपको चीजें पढ़नी है वो इन डेप्थ जाकर के पढ़नी पड़ेगी कंसेप्चुअली।
और वो कंसेप्चुअली कहां से पढ़नी है, जो अपने स्टडी मैट इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, जो बुक्स आपको यहां से मिलेगी, ये दो अपने रिसोर्सेज होंगे, इसके अलावा अपन को कुछ नहीं पढ़ना। हालांकि जो बुक्स आपको यहां से मिलेगी उसमें ऑलरेडी स्टडी मैट कवर्ड है, बट और भी कोई चेंजेस आते हैं तो वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, उन्हीं से अपन को पढ़ना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना। इसके अलावा आपको एक और बुक मिलेगी, दैट इज एमसीक्यू बुक। एमसीक्यू बुक से भी जो है आपको पढ़ना है। एमसीक्यू बुक अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, 20 मार्क्स के एमसीक्यू आ रहे हैं सीधे सीधे, फिर 20 मार्क्स के जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसीलिए ये देखो, ये जो 40 मार्क्स का है ना, इसको अपन अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो अपने बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ये 40 मार्क्स कैसे कवर होंगे? जो पहले आते हैं, देखो मैं आपको पेपर पैटर्न बताता हूं, मे बी इट मे चेंज, कोई ऐसा नहीं है कि ये फिक्स ही रहे, लेकिन अभी जो पेपर पैटर्न चल रहा है वो देखते हैं एक बार अपन। अभी जो पेपर पैटर्न है उसमें सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये होते हैं 20 मार्क्स के। 20 आते हैं, मतलब 1 मार्क ईच के अकॉर्डिंग होता है। वहीं ऑन दी अदर हैंड हम बात करें तो आता है फिर आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ये होते हैं अगेन 20 मार्क्स के, बट ये पहले तो 1 इंटू 20 थे, मतलब एक एक नंबर के 20 आते थे, बट अब इसमें चेंज हो गया है, 2 इंटू 10 हो गया, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स ईच के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हम बात करें तो हमारा होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी होगा हमारा 50 मार्क्स का, और यहां पर आपको करने होंगे 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। 6 में से 5 क्वेश्चन करने, 10 मार्क्स का ईच का क्वेश्चन होगा। सेक्शन डी पर अगर मैं जाऊं तो वो उसमें एक ही क्वेश्चन आता है, वो करना ही पड़ता है, मैंडेटरी होता है, 10 मार्क्स का। केस स्टडी बेस्ड होता है। इस तरीके से 4 सेक्शन में पेपर बट के आता है। अभी अभी जो ये देखोगे ना, ये 50 मार्क्स, इसमें कहीं ना कहीं आप स्कोर कर लेते हो, क्योंकि एक नॉर्मल पैटर्न है, पहले भी आप इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, कुछ ना कुछ लिखोगे तो नंबर मिलेगा। बट ये जो 2 है और ये तीसरा जो है, इसके अंदर आपको एग्जैक्ट आंसर ही लिखना पड़ेगा। अब एमसीक्यू में ऐसे थोड़ी ना है कि थोड़ा सा गलत लिखा तो चल जाएगा, ऐसा ही 2 मार्क्स के अंदर है। अगर आप थोड़ा सा गलत करोगे तो ऑलरेडी 2 मार्क्स का है, तो वो पूरा ही गलत हो जाता है क्वेश्चन। और सेक्शन डी में अकेला एक ही क्वेश्चन बचा, तो ऑप्शन बचा नहीं। तो अभी आप पुराने पैटर्न और इस पैटर्न में अगर देखो, तो पहले जो पैटर्न आता था ऑप्शंस मिला करके, वो अप्रोक्सीमेटली पेपर आता था 128 मार्क्स का। इसका मतलब ये होता था कि आपके पास में 28 मार्क्स का पेपर छोड़ने की अपॉर्चुनिटी होती थी और 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता था। बट अब अगर आप ऑप्शंस के साथ में कैलकुलेट करते हो अगर इस पेपर को, तो इसका टोटल आता है 110 मार्क्स ओनली। इसका मतलब आपके पास में से 18 नंबर का जो मार्क्स का ऑप्शनल पार्ट होता था वो रिड्यूस कर दिया गया है। तो मतलब अपन को 110 में से ही ये करना है, और छोड़ने का ऑप्शन तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन आपके पास में नहीं बच जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो आपको माइंड में रखना है। हो सकता है कि इसमें छोटे मोटे माइनर चेंज किए जाए, मेजर चेंज पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि क्वेश्चन 4 नंबर के कर दिए, हो सकता है 1 नंबर के 20, ऐसे होगा। अदरवाइज यही 4 पैटर्न का अपना एग्जाम फॉलो होने वाला है। अब अपन आगे बात करते हैं कि अपन को पढ़ना कैसे है, स्टडी कैसे करनी, सीएमए इंटर की अपन को प्लानिंग कैसे करनी। देखो, ड्यूरिंग सीएमए इंटर आई विल बी मेंटरिंग यू। तो आपको कोई भी स्टडी से रिलेटेड इश्यू आता है, जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बताऊं कहां होती है, पढ़ना तो सबको जानते हैं, अभी आप क्लास चलोगे सब लोग पढ़ोगे, बट एक प्लानिंग नहीं हो पाती प्रॉपरली। मतलब आपको यही नहीं पता चल पाता कि किस सब्जेक्ट को पढ़े। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर डेली पढ़ू क्या जो रोज हो रहा है, कुछ पूछते हैं हर वीकेंड पे पढ़ू क्या। इस तरीके के कई सारे स्टडी पैटर्न सबके अलग अलग, और
ये एक पैटर्न नहीं हो सकता। मैं ऐसे क्लास में खड़ा रह के आपको बोल दूं कि ऐसे पढ़ लो, ऐसे नहीं होगा। हर स्टूडेंट का अलग पैटर्न होता है। तो जिसका जो भी इश्यू होगा स्टडी से रिलेटेड वो मुझसे पर्सनली पूछ लेना, अपन उसको सेट कर लेंगे। लेकिन अभी उसके लिए 15 दिन अप्रॉक्स आपको रुकना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ सिग्निफिकेंट चीजें होगी, देन अपन बात करेंगे। तो ये स्टडी पैटर्न जो है ना वो आपका पहले फिक्स होना चाहिए। अब सीएमए इंटर के अंदर मैं बताऊं आपको दिक्कत कहां आती है। अभी शुरू शुरू में जब आप पढ़ोगे ना तब तो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है। अभी अप्रोक्सीमेट 1 मंथ या 1.5 मंथ तक इतना प्रेशर नहीं आता है शुरू शुरू में, क्योंकि कम सब्जेक्ट चलते हैं। बट एक टाइम पर जाकर के जो एक ग्रुप दे रहे हैं उसको चारों पढ़ने होते हैं, वो तो शुरू से ही पढ़ता है, और जो बहुत ग्रुप दे रहे हैं उसको 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अब 8 सब्जेक्ट जब अपन पढ़ते हैं ना तो वहां पर अपन को प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। वो 3 महीने या 4 महीने का ऐसा एक स्लॉट होता है जिसके अंदर आपको वो प्रेशर हैंडल होना चाहिए। अगर आप वो प्रेशर हैंडल नहीं करेंगे तो उस टाइम पर काफी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं तो एक ही ग्रुप दे दूं, इस तरीके से सोचते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या देना चाहिए, देखो आपका नया सिलेबस आ रहा है, नए सिलेबस के जो स्टार्टिंग के 1 से 2 अटेम्प्ट होते हैं ना वो इजी होते हैं। तो आप यहाँ पर बोथ ग्रुप का ट्राई करके रैंक के लिए भी सोच सकते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट है और जिसको लगता है कि नहीं यार अपना लिए तो पास ही बहुत है, तो वो पास के लिए सोच सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। लेकिन रैंक के लिए जरूर से टारगेट करना चाहिए और कोशिश करेंगे कि जितने भी बच्चे हैं उनमें से अपन रैंक जरूर लेकर के इस बार आए। आप रैंक के लिए जरूर से टारगेट रखना, और जिसको रैंक के बारे में पूछना है वो स्पेशली आप मुझसे अलग से बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टडी पैटर्न तो अपन को कैसा रखना है, वो 10-15 दिन बाद अपन डिस्कस करेंगे। अब अगला जो है कि एक होता है अपना रोल इसके अंदर टेस्ट का। अब अपन अगर इस टेस्ट को प्रॉपरली प्लान करके चलेंगे तो जो है आपका और भी अच्छा आगे जाकर के प्रिपरेशन होगी। टेस्ट कैसे कंडक्ट करे क्या हो, पहली चीज तो स्टूडेंट का उसके अंदर जो है रोल बहुत बड़ा है। मान लो टेस्ट लिए जाते हैं, उस दिन एब्सेंट हो जाते हैं, किसी के पेट में दर्द हो जाता है, किसी के अर्जेंट काम आ जाता है, ये नहीं चलेगा। इट मीन्स अगर टेस्ट हो रहा है तो आपको देना ही पड़ेगा, आपके पास में ऑप्शन नहीं होगा। लियो अपने पास में बहुत इनफ टाइम है अपने एग्जाम्स के लिए देखें तो अपन को आराम आराम से पढ़ना है। टेस्ट कैसे कंडक्ट करेंगे, जैसे ही कोई चैप्टर होगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट टेक्स्ट, तो जैसे ही बेसिक्स कंप्लीट होगा वैसे ही अपन टेस्ट लेंगे, और पैटर्न वही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जैसा होता है, ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न होता है, उसी पर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए बाय चांस कोई टीचर टेस्ट नहीं ले रहा है, या फिर आप मुझे आकर के बोलेंगे, या फिर आप डायरेक्टली टीचर को बोलेंगे कि सर आप टेस्ट कंडक्ट करो, आपको खुद को आगे आना है टेस्ट देने के लिए, और आपका ही फायदा है एट द एंड इसमें। ठीक है, नुकसान कुछ भी नहीं। तो इस टेस्ट को अपन को प्लान करके चलना है। इसके बाद में जब ये दो चीजें हो जाएगी, एक तो अपनी रेगुलर स्टडी हो गई और एक टेस्ट हो गए रेगुलर, उसके बाद में आपका रोल आएगा मैराथन क्लासेस का। मैराथन क्लासेस जैसे आप लास्ट अटेम्प्ट में देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 35 मैराथन क्लासेस हुई थी सीएमए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप के लिए रिसेंटली। 35 मैराथन क्लासेस में अपन ने मेजर कोर्स कवर किया था, जो रिसेंट लास्ट अटेम्प्ट गया उसके अंदर। ये मैराथन क्लासेस जो है आपकी, ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद होगी, एक तो फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होगा उसका भी मैराथन रिवीजन होगा। तो देखो अपन ने कितनी बार पढ़ लिया, एक बार तो अपन ने रेगुलर पढ़ लिया, उसके बाद में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ तब उसका रिवीजन हो गया, और एक एंड में कोर्स कंप्लीशन के बाद। ये मैराथन रिवीजन क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके बाद में स्टार्ट होती है टेस्ट सीरीज। तो इस टेस्ट सीरीज के लिए रेडी होने के लिए ये मैराथन रिवीजन आपको हेल्प करता है कि आप अगर ये मैराथन क्लासेस, क्योंकि आपके एक बार क्या होता है, देखो होता क्या है, मैं आपको अगर प्रैक्टिकल बात बताऊं तो धीरे 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 मान लो आप अभी जो पढ़ोगे 2 महीने बाद आप उसे भूल चुके होंगे, याद रहेगा तो भी बड़ा ही कम याद रहेगा, धुंधला धुंधला याद रहेगा। तो अब होता क्या है कि देखो सबसे पहला ऑप्शन तो क्या होगा कि आपके ऐप के अंदर वो मैराथन क्लासेस होगी जो रेगुलर हर चैप्टर के बाद होगी। तो जो भी क्लास टेस्ट होने वाला है तो रेगुलर क्लास, फिर उसका मैराथन रिवीजन, फिर क्लास टेस्ट होगा। तो एक तो यहां पर आपने रिवीजन कर लिया, फिर एक मैराथन क्लासेस जो कोर्स कंप्लीशन के बाद होगी वहां पर कर लिया, और एक रेगुलर, मतलब 3 बार तो क्लास में होगा आपका। और 1 से 2 बार अगर आप कर ले तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, इवन आप रैंक तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये आपको सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। अभी कई स्टूडेंट क्या होते हैं शुरुआत के अंदर जो है वो थोड़े से लीनियंट होते हैं, यार कर लेंगे, अभी तो
एग्जाम दिए हैं, ये करे हैं, वो आपको नहीं लेना है। आपको सीरियसली जो है इसको पढ़ना है। शुरू से जितना सीरियस लोगे, और रैंक अगर आप एक बार ले आते हो तो सीधा सीधा आपको पर एनम का 4 लाख रुपए का फायदा है। एक रैंक आपके लिए 4 लाख रुपए वर्थ करती है एक साल के। मान लो आप 20 साल काम करोगे तो 80 लाख रुपए की एक रैंक की कीमत है। एक तरीके से आप देखोगे क्यों, क्योंकि वो पैकेज आपका 3-4 लाख से बढ़ जाता है अगर आपकी रैंक होती है तो इतनी वैल्यू है रैंक की। तो रैंक के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो, आपको लगता है आ सकती है, तो जरूर करना चाहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास्ट में ऐसा रिकॉर्ड रहा है तो अब नहीं आ सकती, सबकी आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे जो कि 60% रखते हैं फिर भी उनकी रैंक आ जाती है। वो क्या करते हैं, वर्क हार्ड करना पड़ेगा आपको, यही इसका एक रास्ता है। तो ये अपना स्टडी पैटर्न हो गया कि अपन को कैसे क्लास पढ़नी है और किस पैटर्न पर चलेगी, ये अपन ने जान लिया। अब अपन अपने सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। जो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स अगर आप सब्जेक्ट देखोगे तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है जिसका कोर्स सबसे लंबा होता है। अभी इस सब्जेक्ट को आप देखोगे ना तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा। मतलब कई चीजें होती है, अकाउंटिंग आप पढ़ते हो या कॉस्टिंग आप पढ़ते हो, तो आप उसको जनरल लाइफ में इतना यूज नहीं कर पाते। आपने यहाँ पढ़ा, ठीक है, दैट्स इट, खत्म बात। वहां आप थोड़ी ना घर पे जाके बोल रहे हो लाओ अकाउंट्स बना दूं, मम्मी को बोला लाओ पैसे निकालो अकाउंट बनाते हैं, पॉसिबल नहीं है बना पाना। इनकम टैक्स एक ऐसी चीज है जिसको आप आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करोगे और इनडायरेक्ट टैक्स को भी करोगे। और ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जो हर साल बदलते हैं। मतलब इसकी बुक्स हर साल बदलती है, इनकम टैक्स की बुक्स, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। तो जो आपको बुक्स देंगे, जो मेरी वाली बुक्स आपको मिलेगी, वो भी आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ मिलेगी। क्यों? हर साल बजट आता है, हर साल चेंज हो जाता है। तो ये चेंज यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस सब्जेक्ट को पर्सनल लाइफ से कैसे कनेक्ट किया जाएगा। आप लगभग लगभग अपकमिंग 10 क्लासेस के अंदर टैक्स निकालना सीख जाएंगे। मतलब आप किसी भी इनकम पूछ के उसको ये बता सकते हैं टैक्स निकाल के कि आपका टैक्स इतना आएगा। इतना आप सीख जाएंगे। सर जब टैक्स निकालना 10 दिन में ही सीख जाएंगे तो फिर ये सब्जेक्ट में होता क्या है? टैक्स निकालना ही तो होता है, क्योंकि जनरली तो आप यही सोचते होंगे कि इस सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स निकालें। देखो टैक्स निकालना एक बड़ा छोटा काम है, मतलब आसानी से निकल सकता है। इवन आप गूगल पे जाओगे तो टैक्स कैलकुलेटर है, अपनी इनकम डालो, टैक्स निकाल के वो बता देगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम इस सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम होगा इनकम कैलकुलेशन सीखना। इनकम निकालना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इनकम कैसे निकालते हैं सर? मान लो आपके पापा जॉब करते हैं, 1 लाख रुपए उनकी सैलरी है, महीने के सर 12 लाख हो गए, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? ये भी तो निकल गई इतनी आसानी से। एक्चुअल में जो आप देखते हो ना, वो एक्चुअल इनकम्स होती है। जो आप मान लो एक दुकान वाले ने बोला कि 10 लाख कमाए, तो आपके माइंड में तो आता है 10 लाख पे टैक्स देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एज ए प्रैक्टिशनर, मान लो आप लोग में से कोई प्रैक्टिस में जाता है, जैसे मैं प्रैक्टिस में हूं, तो लोग अपने पास में क्या आते हैं, अपने डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, अपने बैंक स्टेटमेंट लेकर के आते हैं, अपन डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं उनसे। फिर सर जब अगले को इनकम पता ही है तो उतने का रिटर्न भर दो ना, ऐसा नहीं होता है। वो जो इनकम बताते हैं वो होती है एक्चुअल इनकम। बट टैक्स एक्चुअल इनकम पर नहीं लगता, टैक्सेबल इनकम पर लगता है। किस पर लगता है? टैक्सेबल इनकम पर। और ये एक्चुअल इनकम को टैक्सेबल इनकम तक कैसे पहुंचाते हैं, इसी के लिए अपन ये डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे। जब वो टैक्सेबल इनकम निकल जाती है तो फिर उस पर टैक्स निकालना तो बहुत ही आसान सा काम है। इसके लिए अपन ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो तो उसका पर्पस पता होना चाहिए पहले, कि हमारे लिए लाइफ में कहाँ काम आएगा और इससे हम क्या क्या नॉलेज लेके जाएंगे। दूसरी चीज, ये सब्जेक्ट कहाँ काम आएगा। अगर मान लीजिए बाय चांस आप देखो, दो जगह पर आप जा सकते हो, या तो किसी कंपनी में जाओगे या फिर आप खुद की प्रैक्टिस करोगे। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कुछ वर्क होते हैं। जैसे एक को बोलते हैं हम सैलरी का वर्क। आप सैलरी जब बांटोगे ना अपने एम्प्लॉय को, तो उसमें से भी टैक्स काटती है कंपनी। आपने सुना होगा कि कट कुटा के इतनी सैलरी मिलती है, डिडक्ट हो जाता है। तो वो क्या कटता है? 2-3 चीजें कटती है, उसमें से एक टैक्स होता है और एक प्रोविडेंट फंड पीएफ का पैसा होता है। तो वो टैक्स कैसे काटा जाता है, कौन काटता है, वो कोई सीएमए या सीए कैलकुलेट करता है। तो एज ए सीएमए आपको पता होना चाहिए कि इसकी सैलरी में से कितना टैक्स कटा और क्यों कटा और कैसे कटा। इसको भी हमें सीखना पड़ता है। तो ये जब चीज आ रही होगी तभी आप कंपनी में वो वाला वर्क कर पाओगे।
अब मान लो आप, आपके घर की अगर बात करूं, मान लो आपके पापा ने कोई इनकम कमाई या घर बेचा उन्होंने कोई, या कोई ज्वेलरी बेची, अब उनको टैक्स बचाना है। टैक्स बचाने के लिए आज उनको किसी सीएमए या सीए के पास जाना पड़ता है, एडवाइस लेनी पड़ती है। बट जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ लोगे, इंटर लेवल पर ही बोल रहा हूं, फाइनल की भी जरूरत नहीं है, इंटर पढ़ने के बाद ही आप एडवाइस कर सकते हो कि इस तरीके से पापा टैक्स बचा लो। घर में एडवाइस कर सकते हो और बाहर वालों को भी कर सकते हो। तो बाहर वालों को क्या एडवाइस करोगे? जैसे मान लो काफी सारे अभी आते हैं, जैसे मान लो किसी ने प्रॉपर्टी बेची, अब उसको टैक्स बचाना, उसको नहीं पता कैसे बचाना है, बट आपको पता होगा इंटर पढ़ने के बाद। आप उसे एडवाइस कर सकते हो कि ऐसा ऐसा काम कर लो तो आपका टैक्स सेव हो जाएगा, बच जाएगा। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं, अगर आप प्रैक्टिस में जाते हैं, इवन इंटर करने के बाद आप रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग में क्या चाहिए होती है? नॉलेज चाहिए होती है आपको। ये जो टैक्सेशन की है पूरा रिटर्न नहीं कर सकते, कुछ कंपनी वगैरह के नहीं भर सकते आप, लेकिन जो ये आम लोग ह्यूमन बीइंग होते हैं, मतलब इंसानों के रिटर्न आप भर सकते हो, जो आसान होते हैं, और उतनी नॉलेज आपको इंटर लेवल पर ही मिल जाती है। तो अगर आप प्रैक्टिस में जाओगे, अब कई लोगों को ये, सर सीएमए तो इनकम टैक्स का काम ही नहीं कर सकता, सीए करता है, ये भी एक मिथ लोगों में होता है। देखो, एक होती है ऑडिट और एक होता है रिटर्न फाइलिंग। सीएमए जो है, सीएमए क्या, इवन एक आम आदमी भी रिटर्न भर सकता है इनकम टैक्स का। जिसको कुछ नहीं आता है वो, एक्चुअल में इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है, खुद का रिटर्न खुद भरो। आप भी रिटर्न भर सकते हो, आप भी रिटर्न भर सकते हो, कोई भी रिटर्न भर सकता है। तो सीएमए भी रिटर्न भर सकता है, अगर आपके पास बस टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो सिर्फ वो सीए क्या करता है? सीए के पास में एक इनकम टैक्स में ऑडिट होती है। ऑडिट क्या होती है? चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से? जो आपने टैक्स भरा है वो सही भरा कि नहीं भरा, अपनी इनकम सही से निकाली या नहीं निकाली, इसकी चेकिंग होती है, उसको बोलते हैं ऑडिट। ये किसको करानी होती है? जनरली 1 करोड़ रुपए से ऊपर जिनका टर्नओवर होता है, उन बिजनेसेस को ये ऑडिट करवानी पड़ती है। तो उन लोगों की जो ऑडिट होती है ना, उस रिपोर्ट पर साइन कौन करता है? सीए करता है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सर रिटर्न फाइलिंग अलग चीज है और दूसरी तरफ ऑडिट अलग चीज है। अब लेकिन एक चीज और देखो कि सर जब हम ये इनकम टैक्स की ऑडिट ही नहीं कर सकते तो ये सब्जेक्ट हमारे यहाँ क्यों दिया हुआ है? इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, ये आपके कंपनी में काम आएगा, या आप प्रैक्टिस करोगे तो काम आएगा, रिटर्न फाइल करनी है तो काम आएगा, और भी बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे इसके अंदर। तो डायरेक्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट को अगर आप देखो तो एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बोलो या डायरेक्ट टैक्स बोलो, ये एक ही सब्जेक्ट है, अलग अलग नहीं है। अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने से अपने एक जगह और फायदा होगा, दैट इज योर ग्रेजुएशन। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो वहां पर भी ये सब्जेक्ट आएगा आपके, वहां आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ जो पढ़ा हुआ है उससे कम ही लेवल होगा, जस्ट जाकर के आपको एग्जाम देना होगा। तो एक ग्रेजुएशन वाला बर्डन जो है अपना कम हो जाता है यहाँ पर। अब अपन इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। जब इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो एक जनरल सी चीज के बारे में मैं हमेशा से डिस्कस करता हूं, वो वर्ड है टैक्स। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर टैक्स क्या होता है। जब हम ये जानेंगे तभी हम धीरे धीरे फिर डायरेक्ट टैक्स की तरफ बढ़ेंगे। पहले एक टर्म जानना जरूरी है, टैक्स क्या होता है, बताओ आप। हाँ जी, ऑनलाइन में जो लोग हैं वो बताओ फटाफट से, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में जो भी लोग हैं, क्या होता है टैक्स? नॉर्मल अपने अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करो कि टैक्स क्या होता है, क्या लगता है आपको, क्या नॉलेज है। हाँ जी बताओ फटाफट से, आंचल, आराध्या, अनामिका, नेहा, वैदई, यश, कोई भी नहीं? परी आप तो ऑफलाइन आओगे ना, आराध्या? यस ठीक है, थोड़े दिन। अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम, जतिन का आंसर ये है। और क्या और सोचो। चलो आपको एक बात बताता हूं मैं, ये रियलिटी है, काफी लोग देखते नहीं है। आप सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक टैक्स ही देते रहते हो। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक टैक्स देते हो आप हर चीज में। मतलब आप अगर आंखें बंद करो तो भी टैक्स है, खोलो तो भी टैक्स है, ऐसे हाथ फैलाओगे हवा में ऐसे देखोगे तो भी टैक्स है।
ऐसे कहां है सर? आप देखो टैक्सेस जो है वो दो टाइप के हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किस पर देते हो? इनकम पर। आप देखो आपके अपने देश का एक सिस्टम बताता हूं मैं, बहुत ही खतरनाक सिस्टम है जिस पर आपने सोचा नहीं होगा अभी तक। आप सोच के देखो, चलो एक एग्जांपल लेता हूं और मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक सिस्टम अपनी कंट्री का बताता हूं। सपोज एक आदमी ने इनकम कमाई 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की इनकम कमाते ही वो इस पर क्या देगा? इनकम टैक्स। लेट सपोज कि इसके ऊपर इनकम टैक्स बना 1,12,500 रुपए का। निकालो कितने रुपए बच गए उसके पास में? 1,12,500 रुपए का तो उसने टैक्स भर दिया। कितना? 87,500। ये इनकम उसके पास में बची। एक्चुअल में उसने इतने नहीं कमाए, उसके हाथ में तो इतने रुपए आए। अब इस रुपए से वो क्या क्या करेगा फटाफट बताओ, क्या क्या कर सकता है? नॉर्मल लाइफ की बात करो, क्या करेगा वो? क्या करेगा? जोर से बोलो थोड़ा। पहले ही सेविंग कर लेगा क्या? सबसे पहले तो वो घर की जरूरतें पूरी करेगा। मान लो वो गया जनरल स्टोर पर, जनरल स्टोर से पूरे साल में ये आदमी ने कितना खरीद लिया? 1 लाख का सामान खरीद लिया। ठीक है, 1 लाख का तो खरीदेगा ऑब्वियसली पूरे साल में। तो 1 लाख के ऊपर भी क्या देगा वो? टैक्स। वो 1 लाख रुपए कहां से दे रहा है? इसी में से दे रहा है वो। उस 1 लाख पर फिर से टैक्स देगा, लगभग लगभग 18% मान लो। ठीक है, 18,000 रुपए का यहां टैक्स दे दिया। फिर मान लो वो एजुकेशन फीस देता है, एजुकेशन फीस पर भी जीएसटी। आप जो फीस देते हो उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होता है, तो उसके ऊपर और टैक्स, लगभग मान लो 18%। उसके अलावा अगर वो हॉस्पिटल में जाएगा तो भी टैक्स है, वहां पर और टैक्स देगा। इसके अलावा मान लो अगर वो कार खरीदने गया तो भी वहां पर भी टैक्स देगा। इसके मतलब कोई भी काम करने जाइए हर काम में टैक्स है इसका। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा वहां पर भी टैक्स देगा। ठीक है, ये ट्रेन में जाके बैठे वहां पर भी टैक्स देगा, बस में जाके बैठे वहां पर भी टैक्स देगा, गाड़ी में पेट्रोल भरवाएगा वहां भी टैक्स देगा, फ्लाइट में उड़ने गया तो वहां पर भी टैक्स देगा। मतलब हर जगह ये टैक्स ही टैक्स देता रहेगा। आप देखो तो मतलब 10 लाख की इनकम में से 3 से 3.5 लाख रुपए तो इसके टैक्स में चले जाएंगे, घुमा घुमा करके। और इवन ये टैक्स उस इनकम में से दे रहा है जिस पर ऑलरेडी ये दे चुके हैं। तो इतना हर जगह जगह टैक्स मिलता है। अगर आप सुबह उठने से लेकर के देखो, मान लो ब्रश कर रहे हो, तो ब्रश भी जो खरीद के लाए उस पर भी आपने टैक्स दिया है, सुबह उठने से लेकर के। ठीक है, आप गाड़ी में आ रहे हो उस पर भी आपने टैक्स दिया है। आप पानी पीते हो तो भी उसका भी चार्ज लेती है गवर्नमेंट, वो भी एक तरीके का टैक्स है। और गाड़ी पे आते आते पुलिस ने पकड़ लिया रास्ते में, उसका भी टैक्स दो। ठीक है, वो भी अपने आप में एक टैक्स ही। अब मतलब आप जहां जहां जाओगे वहां वहां आपको टैक्स ही मिलेगा हर तरीके से। तो आप ये देखो हर तरफ अपना टैक्स है, बट हमको पता नहीं चलता। किसी ना किसी मोड में किसी ना किसी तरीके से जो है हमारे से टैक्स सरकार जो है लेती रहती है। तो ये जो है ये वाला टैक्स तो अपन पढ़ेंगे इनकम टैक्स में। और ये जो बाकी चीजें हैं ये कहां आएगी? इनडायरेक्ट टैक्स में। गुड्स और सर्विसेज पर जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में दो चीजें हैं अपनी, एक तो है जीएसटी जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, और एक कस्टम्स भी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगता है। आई थिंक कस्टम्स को हटा दिया जाएगा न्यू सिलेबस के अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्स आएगा उसमें, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स एक हो गए। तो होपफुली अभी तो इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम्स दो दो है, लेकिन होपफुली हटा करके अब क्या कर दिया जाएगा कि अभी जो है कस्टम्स को ओनली फाइनल में, अभी कस्टम इंटर में भी है फाइनल में भी हो सकता है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कस्टम्स को इंटर से हटा दे और ओनली किस में कर दे? फाइनल में कर दे। यह आपके लिए थोड़ा सा वहां से सिलेबस कम हो सकता है। ओवरऑल आपके लिए बताऊं तो सिलेबस थोड़ा सा बढ़ेगा और थोड़ा सा कम होगा। हम बात कर रहे थे हमारी टैक्स के बारे में, टैक्स क्या होता है। तो देखो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन किया गया टैक्स को? बोला गया कि टैक्स इज ए कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ और स्टेट्यूट। देखो कुछ चीजें निकल करके आती है, ध्यान से समझिएगा कि यहां पर क्या बोला गया। टैक्स इज ए
कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ और स्टेट्यूट। अब देखिए इसमें कुछ बातें निकल करके आती है अगर हम देखें तो, अगर मैं इसको अलग करूं तो इसके अंदर क्या क्या बातें निकल करके आई। पहली बात, टैक्स क्या है? कंपल्सरी एक्सटोर्शन। किस चीज का? मनी का, अंडर एनी लॉ। ये तीन चीजें निकल करके आई। तो मैं अगर इनको अलग अलग करूं तो मेरी जो पहली बात इस डेफिनेशन से निकल करके आई है वो क्या है? ये क्या है? टैक्स क्या है? कंपल्सरी एक्सटोर्शन। सेकंड थिंग क्या है? किस चीज का? मनी का। थर्ड क्या है? अंडर एनी लॉ। अभी देखो इसको अगर अपन देखें अलग अलग करके तो इस बात का मतलब निकलता है टैक्स वह पैसा है जो कि आपसे कंपल्सरीली लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि यार मैं तो नहीं दे रहा, अभी बाद में ले लेना। ऐसे नहीं हो सकता सरकार के साथ, आपको देना ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर बोला गया पहली बात, टैक्स क्या होती है? कंपल्सरी एक्सटोर्शन होता है, जो कि आपसे जबरदस्ती लिया जाता है। खुश होकर कोई देता है कि हाँ आओ आओ टैक्स ले लो? कोई नहीं देता, कंपल्सरीली जबरदस्ती देना ही पड़ता है। ठीक है। ऑफ मनी, मनी के फॉर्म में ही देना है। कल को मैं बोलूं यार पैसे नहीं है, एक काम करो सरकार ये घड़ी खोल लो मेरी, ये रख लो, नहीं है पॉसिबल। ठीक है। मान लो कल को मैं रोड पे जा रहा हूं, ठीक है, अभी 2-4 दिन पहले आया, मैं चालान काट दिया पुलिस वालों ने, ठीक है, इधर ही पास में। अभी मैं उनको बोल रहा हूँ सर पैसे नहीं है मेरे पास, तो बोले लाने पड़ेंगे। और आजकल तो नए नए सिस्टम और चला दी, बोलो सर कार्ड स्वाइप कर दो, लाओ सर पेटीएम कर दो, फोन पे कर दो। मैंने कहा घड़ी वड़ी रख लो, कोई काम नहीं आ रही। बोले नहीं 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 चाहिए हमको घड़ी। मतलब मनी के फॉर्म में ही चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब आप इनकम टैक्स भर रहे हो तो ऐसे नहीं बोल सकते यार पैसे तो नहीं है, एक काम करो ये सोने की अंगूठी रख लो मेरी। नहीं है, आपको मनी के फॉर्म में ही इसे देना पड़ेगा। तीसरी बात क्या है? अंडर एनी लॉ, कानून के अंतर्गत। आज कोई भी चीज सरकार आपसे लेती है, कोई भी चीज वॉट आपसे टैक्स का पैसा ले रही है, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा ले रही है, आपसे लाइट के चार्जेस ले रही है, पानी के चार्जेस ले रही है, जितने भी चालान कटते हैं, चाहे आपके रोड के चालान हो, शॉप गलत जगह लगाने के चालान हो, ये गाड़ी अलग गलत जगह खड़ी कर देते हो उसको उठा के ले जाते हैं उसका चालान हो, ये सब जो भी पैसे गवर्नमेंट ले रही है सबके लिए कानून बना हुआ है, लॉ। लॉ बना हुआ नहीं हो तो आप दोगे क्या? आप ही नहीं दोगे। बोले कहां लिखा है? आप ऐसे पूछोगे, मान लो रेड लाइट तोड़ने पर जुर्माना नहीं है तो आप दोगे ही नहीं, और रोज तोड़ोगे भी। बोले लेट हो रहे थे क्लास के लिए इसलिए तोड़ दिया, तो आप दोगे भी नहीं और वो मांग भी नहीं सकते। तो इसीलिए हर एक चीज के लिए जो भी टैक्स अपन देते हैं सबके लिए क्या बना हुआ है? कानून बना हुआ है, हर एक चीज का लॉ बना हुआ आपको मिलेगा। तो ये तीन बातें निकल करके आती है। जब ये तीन बातें पूरी होती है, आप इसको नोट भी कर लीजिए, इसकी हेडिंग डाल लेना, व्हाट इज टैक्स। ये पहली चीज है डायरेक्ट टैक्स में जो आपको नोट करनी है, बाकी तो हमारी समझने की थी। ये पहली चीज है जो अपन को नोट करनी है। अब देखो जब अपन इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो अब अपन इसके और डेप्थ में जाएंगे। डेप्थ में क्या है? देखो इन्हीं चीजों से कनेक्ट करेंगे। अब मैं यहां पर इस बात को और गहराई में जानने वाला हूं, जो अंडर एनी लॉ है ना, ये अंडर एनी लॉ ही क्यों लिखा? ऐसे क्यों नहीं लिख दिया डेफिनेशन में कि टैक्स वो पैसा है जो सरकार लेती? ये तो आप जानते थे, लेकिन यहां पर अंडर एनी लॉ डाला गया। तो अंडर एनी लॉ से क्या मतलब है, ये आखिर क्यों लिखना पड़ा डेफिनेशन बनाने वाले को, ये जानते हैं। वाई अंडर एनी लॉ, अपना अगला सवाल आकर के यहां पर खड़ा हो गया कि ये बात यहां पर क्यों लिख दी गई कि अंडर एनी लॉ ही क्यों?
इसका जवाब देखते हैं। पहले आप समझना ध्यान से इस बात को। भारत में आज सब पूरा देश किस चीज के बेसिस पर चलता है बताओ? कौन सी ऐसी चीज है जो है उसी वजह से देश चल पा रहा है एक सिस्टमेटिक तरीके से? कौन सी ऐसी चीज है बताओ? ऐसी कौन सी चीज है जिसको सब मानते हैं और उसी वजह से ये देश चल पा रहा है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो ना हो तो देश कैसे चलेगा? कुछ होगा ही नहीं, श्रीलंका बन जाएगा, फिर राष्ट्रपति भवन में घुस के सो रहे हैं लोग, ऐसी हालत हो जाएंगी। एक संविधान है, उसी से देश चल पा रहा है। वो नहीं हो तो सब फिर सरकार भी अपनी मनमर्जी से चले, सब कुछ अपनी मन। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, तो इसका जो लिंक है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे अपने एक्ट पढ़ते हैं ना, उसमें सेक्शन होते हैं ना लॉ के अंदर, सेक्शन 1, 2, 3, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल 14, 15। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक आर्टिकल के बारे में मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल 265। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का जाकर के आर्टिकल 265 पढ़ते हैं तो वहां एक बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। सिंपल भाषा में बताऊं तो कानून की इजाजत के बिना ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही कलेक्ट किया जाएगा। ये बात संविधान में लिख दी गई। जब ये बात संविधान में लिख दी गई तो सरकार को तो माननी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली बात है कि सरकार को कोई भी टैक्स लेना हो तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? फिर कानून बनाना पड़ेगा। तो आर्टिकल 265 क्या कहता है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। क्या बोला? नो टैक्स, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। नो टैक्स शैल बी लेवीड। लेवीड का मतलब क्या है? चार्ज करना। और कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। अभी एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 265 में क्या लिखा है, या फिर ऐसे लिख देंगे ये वाली बात और फिर पूछेंगे ये वाली बात कौन से आर्टिकल में लिखी है। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अब जैसे ये बात लिखी ना, एक समस्या और आ गई। सर अब क्या आ गई? यहां तो लिख दिया कि अगर तुमको टैक्स लेना है तो कानून बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये निकल रहा है अब कानून तो बनाना है। हमारे यहां पर अगर आप सरकार देखोगे तो हमारे यहां तो लोकल गवर्नमेंट भी होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है और फिर सेंट्रल और होती है। आपस में लड़ने लग जाएंगे। कोई बोलेगा हम लेंगे टैक्स, कोई बोलेगा हम लेंगे टैक्स, ऐसे आपस में लड़। मान लो आप सपोज करो कि घर में कोई चीज आती है और 2-3 भाई बहन हो किसी के घर में, तो लड़ाई हो जाती है। बोलते मेरे को कम दिया, इसको ज्यादा दे दिया, ठीक है, आपस में मारधाड़ हो जाती है और जो होता है वो भी एक दोनों को ही नहीं खाने देते हैं, ठीक है, फिर वो किसी के ही नहीं जाता। ऐसे सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। और सरकार भी उनसे कम नहीं है, सरकार भी कुछ ऐसी ही है। तो एक सवाल यहां पर और खड़ा हुआ, बोला अगर हम ये बात समझ गए कि अगर आपको टैक्स लेना है तो कानून बनाना पड़ेगा, लेकिन ये कानून कौन बनाएगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। तो जब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया तो उन्होंने इस बात के लिए भी अश्योरेंस दी और इनमें लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए भी कोई व्यवस्था करी। तो हमारा जो सवाल हमारे मन में आया है वो ये आया है, हु विल मेक लॉ? आखिर कानून बनाएगा कौन? सवाल ये आ गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कानून तो सरकार ही बनाएगी सर, लेकिन सरकार में भी कौन बनाएगा? इसका जवाब हमको मिलता है फिर से संविधान के आर्टिकल नंबर 246 में जाकर के। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 246 जाकर के हम पढ़ेंगे तब हमको इस बात का जवाब भी मिल जाएगा। ये लड़ाई झगड़े ना हो सरकार के बीच में, इन्होंने क्या करा? आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट बनाई। 3 लिस्ट बनाई गई। एक लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, एक का नाम है स्टेट लिस्ट और एक का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट है हमारी लड़ाई झगड़ा ना हो उसके लिए बनाई गई यूनियन लिस्ट। ये क्या बनाई गई, क्यों बनाई गई, इसके बारे में भी जानते हैं।
second state list, and third concurrent list. अभी ये लिस्ट क्यों बनाई गई? सरकार के बीच में पावर बांटने के लिए। ये जो 3 लिस्ट्स बनाई गई है, ये सरकार के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो और उनकी पावर बढ़ जाए, इसके लिए। सबसे पहली लिस्ट की अगर हम बात करें तो वो है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में बहुत सारी पावर्स है, वन बाय वन। यूनियन लिस्ट में जिस जिस पावर का नाम आ रहा है उस चीज से रिलेटेड लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई वो वाली पावर। अब मान लो किसी भी टैक्स का नाम इस लिस्ट में है, तो उस टैक्स से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे जो हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ना, इनकम टैक्स से रिलेटेड पावर किसके पास है? इनकम टैक्स इसमें आता है यूनियन लिस्ट में। इसका मतलब पावर किसके पास हो गई? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉ एंड ऑल कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट में नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका नाम स्टेट लिस्ट में, उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और कॉन्करेंट में क्या हो गई? मिक्स्ड। बोला कभी कभी तो भाई बहन की तरह काम कर लेना, मतलब दोनों को मिक्स्ड पावर है, जहां पर सेंट्रल और स्टेट मिलकर के बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, देन जो है वो लॉ बनाएंगे किसी चीज। तो यूनियन लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट गवर्नमेंट की, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों की मिक्स्ड पावर है। लिखिए इसके अंदर मैं जो बता रहा हूं यूनियन लिस्ट में। सबसे पहले यूनियन लिस्ट के अंदर लिखिए, this list contains such powers regarding that central government will make law. Regarding that central government will make law. स्टेट लिस्ट में सेंट्रल की जगह स्टेट कर दो, बाकी पूरा सेम है। मतलब दिस लिस्ट कंटेन्स सच पावर्स रिगार्डिंग दैट स्टेट गवर्नमेंट विल मेक लॉ। कॉन्करेंट में लिखो, इन कॉन्करेंट लिस्ट देयर आर मिक्स्ड पावर of central as well as state government. ये 3 लिस्ट हो गई। और हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है, अभी ये जो बात अपन पढ़ रहे हैं ना, ये टैक्स पढ़ रहे हैं। मतलब ये बात चाहे आप इनकम टैक्स पढ़ लो या इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लो, दोनों के लिए कॉमन बातें हैं ये। अभी धीरे धीरे हम बाइफरकेट हो जाएंगे ओनली डायरेक्ट टैक्स की तरफ। अभी अपन टैक्स के बारे में जान रहे हैं। मिक्स्ड पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट में। अभी मेरा ये सवाल है कि इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट में मिलेगा? बताओ, फटाफट से बताओ, इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट में? यूनियन लिस्ट में, जिसको अपन डायरेक्ट टैक्स भी बोलते। यूनियन लिस्ट में भी सर कहां होगा? यूनियन लिस्ट में तो बहुत सारी एंट्रीज है, एंट्री नंबर 1 2 3 4 करके, तो उसमें भी किसी ना किसी नंबर पे तो आता ही होगा, तो वो भी जानते हैं। यूनियन लिस्ट की जब अपन एंट्री नंबर 82 पर पहुंचते हैं, 82 नंबर की एंट्री पर, तो वहां एक बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, जिसका मतलब है इनकम टैक्स। अभी एक लाइन और बोली मैंने, अदर देन, उसके बारे में बात करूंगा। अभी मतलब सिंपल सी भाषा में समझो तो यूनियन लिस्ट के अंदर जब एंट्री नंबर 82 पर पहुंचते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है क्या? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर इनकम टैक्स लगाने की पावर कहां पर है, तो आप क्या बोलोगे? यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 के अंदर पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स लगाने की। तो अब अपन कैसे लिखेंगे इसको? इसी में आप नीचे लिख सकते हो या अलग से लिख सकते हो।
यूनियन लिस्ट की जो एंट्री नंबर 82 है, वहां लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। इट मीन्स, इसका मतलब है इनकम टैक्स। तो एंट्री नंबर 82 जो है यूनियन लिस्ट की, वहां से इनकम टैक्स की पावर है। तो धीरे धीरे अब देखो अपन इनकम टैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां तक की बातें टैक्स के बारे में थी, अब अपन धीरे धीरे इनकम टैक्स पर आ। अब यहां पर एक सवाल आ गया, देखो यहां पर क्या लिखा है, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब जो खेती बाड़ी से इनकम होती है, कृषि आय जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको अलग कर दिया गया है यहां पर। उसके ऊपर बोला है, उसके लिए यहां नहीं है भाई। तो अब क्या करें, ये सवाल उठता है कि सर एग्रीकल्चर इनकम पर इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, क्योंकि यहां लिखा हुआ है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। यस, तो फिर सर सेंट्रल एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कौन लगाएगा? उसकी पावर एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट को दी हुई है। इसका मतलब एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर कहां मिलेगी? स्टेट लिस्ट में। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स ही नहीं लगता, आगे अपन ये भी पढ़ेंगे। पावर है, नहीं लगाई अगले ने, ठीक है, पावर ही तो दे रखी है, अगला ना लगाए तो ना लगाए, उसकी कोई जबरदस्ती थोड़ी ना। तो स्टेट लिस्ट का अगर हम एंट्री नंबर 46 जाकर के पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें मिलता है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। यहां से एमसीक्यू बनेगा, ध्यान रखना, काफी बार बना है। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। कौन करंट का अभी कोई काम नहीं है अपन को एज सच, बाद में जरूर आएगा। अभी के लिए हमको इनकम टैक्स की पावर से मतलब है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखो चलो आज इतना ही पढ़ते हैं। अभी अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, देखो अपन ने पढ़ लिया टैक्स क्या होता है, कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ और स्टेट्यूट। मतलब टैक्स वो पैसा है जो कि कानून के अंतर्गत लिया जाता है, कंपलसरीली लिया जाता है और मनी के फॉर्म में लिया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि ये कानून कौन बनाएगा, ठीक है। ये बात पहले बोली कहां गई, आर्टिकल 265 में जब हम जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब ये कि कानून की इजाजत के बिना ना तो कोई तुम टैक्स लगाओगे और ना ही कलेक्ट करोगे। जब लगा ही नहीं सकते तो कलेक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। उसके बाद में अब इस दुविधा को दूर करने के लिए ये सरकारें आपस में लड़ने लग जाती। इसके लिए भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल नंबर 246 डाला कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट बना दी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में किसकी पावर? सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट की। कॉन्करेंट में मिक्स्ड पावर मिल गई। अब यूनियन लिस्ट की भी जब एंट्री नंबर 82 जाकर के पढ़ते हैं, वहां पर इनकम टैक्स की पावर है, लेकिन अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, और एग्रीकल्चर की पावर कहां पर है? एंट्री नंबर 46 में। ये सारी बातें क्लियर है? बताओ फटाफट से, ठीक है। चलिए, और बाकी अपन ने ये भी समझ लिया कि इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना है, कहां काम आएगा, ये सारी बात। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें जानेंगे और भी। आने वाली 5-6 क्लास के बाद इसमें प्रैक्टिकल आएगा। काफी सारे बच्चे सोचते हैं तो थ्योरी है सर, थ्योरी नहीं है, ये ध्यान रखना। इनकम टैक्स प्रैक्टिकल है पूरा। बाद में तुम ये बोलोगे सर थ्योरी कब आएगी। और एक्चुअल में अपना बेसिक्स आप बुक में देखोगे तो बुक में जो बेसिक्स है और यहाँ जो बेसिक्स है वो अलग पढ़ेंगे। देखो बुक के बेसिक्स आपको छोटा मिलेगा, अपन बड़ा पढ़ेंगे। कारण क्या है, बुक के अंदर है ना आपका एक रिटर्न फाइलिंग की चीज होती है कि रिटर्न किसको भरना होता है, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है, रिटर्न लेट भरते हैं तो कितनी पेनल्टी लगती है, अच्छा मैंने रिटर्न भर दिया उसमें गलती हो गई तो उसको ठीक कर सकते हैं क्या। ऐसे कई सारे सवाल बेसिक आपके मन में आते हैं और ये भी बड़ी बेसिक चीज है। तो उसको भी मैं यहीं पर कवर कर लेता हूं, हालांकि उसका अलग से चैप्टर है, बट हम उसको बेसिक्स में ही कवर करेंगे। मतलब बेसिक में हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे बुक के अकॉर्डिंग, तो वो यही। और जो बेसिक है वो अपना 15 नंबर का आता है, ये ध्यान रखना।
15 मार्क्स का बेसिक आएगा एग्जाम के अंदर जो अपन यहां पढ़ेंगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहां से छोटे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसको ध्यान रखना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।